हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए, आप सभी को पता है हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम 1 बाय 1 सीरीज लेकर आ रहे हैं। कंपनी लॉ कह लीजिए या फिर मैं कहूँ कि कॉर्पोरेट लॉ, दोनों ही आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस आपका सिमिलर है। जैसे भी चैप्टर ऊपर नीचे हैं उनको हम मोस्ट ऑफ को कवर कर रहे हैं। सीरीज आपको चैनल पर विजिट करेंगे। कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ 2025 2026 के नाम से प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पे आप पूरी सीरीज देख सकते हैं कि इवन आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर, देन हमने प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस किया। फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन क्या है, फॉर्मेशन के ऊपर एक अपना सेपरेट एक चैप्टर भी है, वो भी हमने बिल्कुल इन डेप्थ में डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, मेमोरेंडम मतलब हर एक चीजें इसके चैप्टर्स के अंदर डिस्कस की थी। आज हम फाइनली पहुंच गए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। देखिए, अगर आप सभी बच्चों ने मेमोरेंडम वाला चैप्टर देखा है तो कहीं ना कहीं आप उस चैप्टर से ही रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना मोस्ट ऑफ, मैं कह सकती हूँ 75 to 80% जो आपकी पैटर्न है, इवन मैं कहूँ कि जो प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो मोस्ट ऑफ आपका मेमोरेंडम जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कह लीजिए या फिर एक छोटी सी सजेशन है कि प्लीज मेमोरेंडम वाला चैप्टर पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कंफर्म है दोनों चैप्टरों में से क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा, चाहे वो डिफरेंस पे आए, चाहे इनके कंटेंट पे आए, चाहे उनके सब्जेक्ट मैटर पे आए, चाहे राइट ड्यूटी किसी के ऊपर भी आए, आएगा जरूर। तो चलो स्टार्ट करें। देखिए, हमने जो हमारी कंपनी थी वो बनाई थी। यस, बनाई कैसी थी भाई? बनाई कैसी थी कि ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठा हुए थे, उनका कोई एक मेन मोटिव था। उनका मोटिव जो था, ये जो ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने ये अचीव करना है। और इस अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, मीन्स की क्या क्या भूमिका है, मीन्स की क्या क्या एक्टिविटीज मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, मीन्स की हाउ टू अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ये डिपेंड करता है हमारी कंपनी टू कंपनी की किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। कोई ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट मोटिव है, कोई ऐसी कंपनी है भाई जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मीन्स की प्रॉफिट ही जनरेट नहीं करती है ना। सो कंपनी टू कंपनी डिसाइड करती है। तो ये बात हमने डिस्कस की थी कि हाँ जी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी किस लिए बन रही है, ये कौन डिस्कस करता है भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। और कैसे इसको अचीव करेंगे, किन किन एक्टिविटीज को मुझे परफॉर्म करना है, कौन कौन सी गतिविधियां मैं करूं जिससे कि मेरा ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, और कौन कौन सी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, इसकी इंटरनली इंटरनल जो इंफॉर्मेशन होती है, कैसे करना है, किस मेंबर को कैसे राइट है, डायरेक्टर के क्या राइट है, शेयर होल्डर का क्या राइट है। इंटरनली अगर मैं बात करूं, इंटरनली वर्किंग, हम ये बहुत अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं कि इंटरनली वर्किंग कैसे करनी है, वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्लेन होती है। और एक्सटर्नली जो लोगों को नजर आता है, मींस की कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कितने हैं, कंपनी कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड लायबिलिटी के रिगार्डिंग है, कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल रेज हुई है, ये सभी सभी मींस की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या है, बाहरी है, ऐसे कुछ बना सकते हैं हम इसको पिक्चर को कि ये है भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या कहता है कि हाँ जी, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कंपनी का दायरा बता रही है कि कितने स्कोप के अंदर, कितने एरिया के अंदर कितनी एक्टिविटी ये परफॉर्म कर सकती है। ये कौन बताएगा? मेमोरेंडम बताएगा। इसको मैं थोड़ा सा रीड करने के बारे में बात करूंगी कि थोड़ा सा रीड कीजिए इसको। यहां से जो मेन पर्पस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, क्या होता है? टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड द अदर डील्स विद द कंपनीज अबाउट द स्पेयर ऑफ द कंपनीज बिजनेस। कंपनी का स्पेयर क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन करती है बाउंड्री वॉल, दैट मीन्स कितना एरिया तक, कितना किस एक्टिविटी को ये परफॉर्म करिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर कोई कंपनी चाह रही है मैं आईटी सेक्टर के अंदर मेरी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, मेरा बिजनेस हो, अब वो कंपनी का मेन मोटिव क्या है कि वो आईटी सर्विसेज को देंगे। ठीक है, अगर वो रेस्टोरेंट ओपन करना शुरू कर दे या फिर कोई और एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर दे जो कि उसके ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल अलग है, भाई वो ऐसा नहीं कर सकता। समझ में आया? तो बाउंड्री ही होगी इसकी।
विद इन विच द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी मस्ट बी कॉन्फाइड। जो भी एक्टिविटीज उनके द्वारा मतलब डॉक्यूमेंट में मेंशन है आपको वही करनी है, उसके अलावा आप नहीं करेंगे। ये तो होता है बच्चे कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिटरमाइन की जाती है आपकी लिमिट को, ठीक है। बट अगर बात की जाए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो आपने अपनी दायरा सेट किया है, जो आप करना चाह रहे हैं वो तो सेट हो गया। अब वो कैसे अचीव करना है, हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ये कौन एक्सप्लेन करेगा, हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन करेगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजर है ना, जो डायरेक्टर है, रीजनल जो डायरेक्टर्स है, इंटरनली जितने भी वर्किंग पर्सन है, वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे आएगा। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल वर्किंग कैसी होगी, ये कौन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, बट सेंटेंस दूसरे आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब चेंज हो गया, नहीं, सेम मीनिंग है। हम इस चैप्टर को हम 3 से 5 पार्ट में करेंगे, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट एक तो हमारा डिफरेंस है जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है, और दूसरा हमारी अल्ट्रेशन का पॉइंट है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, चलो समझते क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एसेंशियल डॉक्यूमेंट, बहुत ज्यादा एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सपोर्टिव है। सपोर्टिव समझते हैं कि ये इसके साथ ही चलेगा, ठीक है। अगर ये है तो ये भी होगा, अगर ये है तो ये तो होगा ही होगा, तो इसका सपोर्टिव कह सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ सबॉर्डिनेट कह सकते हैं, राइट। तो गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करता है। इट्स वर्क अलोंग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अलोंगसाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ चलता है। ये डिफाइन करता है कि हाँ जी रूल रेगुलेशंस एंड स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमें काम करना है। मीनिंग में क्या लिखोगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द रूल एंड रेगुलेशंस। उन्होंने क्या आउटलाइन किया था, मेमोरेंडम ने क्या आउटलाइन किया था भाई, मेमोरेंडम में तो क्या आउटलाइन किया था, देखो क्या लिखा हुआ है कि कंपनी की बाउंड्री क्या है, और यहाँ पे किस चीज को आउटलाइन किया गया है कि कंपनीज की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इंटरनली मैनेजर्स कैसे क्या कुछ काम कर सकते हैं, ये डिफाइन होता है कि इट्स सेट द रूल, राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उन सब की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड लायबिलिटी, इन सबको सेटअप किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? डेफिनेशन जरूर लिखनी है, मैंने हर चैप्टर में लिखी हुई है और इस तरीके से एक्सप्लेन की है, जो अभी हमने डिस्कस किया है वही शब्द जो डेफिनेशन में है। क्या लिखा हुआ है कि the article of associations are the regulations of the internal management of the company and are the subordinate to the memorandum of association। क्या हमने यही डिस्कस किया अभी तक? यस। नेक्स्ट डेफिनेशन भी आप इसको रीड कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, कोई भी एक डेफिनेशन तो जरूर याद करके जानी, ठीक है। ओके, अब तो याद कहाँ, हमें समझ में आ गई है। चलो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए हम फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इसके मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्लिगेशंस टू द रजिस्ट्रार आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन, राइट। तो हम हमारे थर्ड टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इंटरनल जो हमारी कंपनी होती है उसको देखभाल करती है कि हाँ जी जो काम हो रहा है ठीक ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा। यस, ये कंट्रोल करती है इंटरनल ऑपरेशंस को एंड मैनेजमेंट को। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल गवर्नेंस डॉक्यूमेंट है, राइट। अच्छा जी, दूसरा कहते हैं कि सबॉर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मींस की सपोर्टिव है, मेमोरेंडम एसोसिएशन को सपोर्ट करता है कि हाँ जी मेमोरेंडम ने तो बता दिया कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है, भाई कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है ये कौन बताएगा, आर्टिकल बताएगा। दैट्स अ रीजन कि ये सबॉर्डिनेट है, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी वो एक्टिविटीज ये नहीं बताएगा कि मींस की डॉक्यूमेंट में ये ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा जो कि क्रॉस करता होगा एमओए को। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ यहाँ पे एमओए के अंदर भी कवर होती होगी। समझ में आया या नहीं आया? कहते बिल्कुल आ गया। चलो तो फिर नेक्स्ट कहते हैं कि डिफाइन द कंपनी स्ट्रक्चर। भी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैं कहूँ कि पहले सबसे पहले मान लीजिए एक टॉप मैनेजर है, इसके अंडर 2 व्यक्ति काम करते हैं, फिर इनके अंडर फिर 3 व्यक्ति काम करते हैं,
ये देखो, ये ट्री दिखाई दे रहा है, बना रही हूँ जो मैं, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर देखो ये मेन अथॉरिटी है, इन्होंने इसको काम दिया, ये नीचे वालों को काम देंगे। तो यहाँ पर सबके राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, लिमिटेशन हर एक को पता होती है, क्लियर कट पता होती है। तो यहाँ पर मेरा देखो क्या नजर आ रहा है, ये कंपनी का स्ट्रक्चर ही तो नजर आ रहा है कि भाई ये टॉप मैनेजर है, ये बीच के मिडल है, ये नीचे के जो है लोअर मैनेजर है, ये स्ट्रक्चर ही तो कहेंगे। तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी तो डिफाइन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, समझ में आ गया। बाइंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले ना एमओए डिपॉजिट होता है, मैंने आपको ना फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड करते हैं ना, जो प्रमोटर की जो ड्यूटी होती है ना, कि सबसे पहले तो क्या करता है वो, प्रमोशन की जो प्रोसेस होती है ना उसको कंप्लीट करता है। मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो प्रमोशन सबसे पहले किसकी एक्टिविटी होती है, प्रमोशन की होती है। फिर इनकॉर्पोरेशन के अंदर ना सबसे पहले मेरे पास एमओए होना चाहिए, ठीक है। एमओए अगर मेरा तैयार हो जाता है तो फिर मैं एओए तैयार करती हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी, ठीक है, कंपनी जो भी काम करेगी उसके लिए कंपनी फिर खुद लाइबल होगी इन केस, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, ठीक है, इन्वेस्टर से पैसा रेज किया कंपनी ने, इन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया। अब यहाँ पर पैसे को कहीं और यूज कर लिया, जो आपको डॉक्यूमेंट में मेंशन था कि हाँ जी पैसे को ना हमारे बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, ठीक है, मार्केट में लगा देंगे जिससे कि रिटर्न ज्यादा आएगा, ठीक है, बट उन्होंने वहां नहीं लगाया, कहीं और लगा दिया। अब जैसे ही कभी भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है और फिर वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, उसके लिए कंपनी खुद लाइबल होती है, कोई और लाइबल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, तो दैट्स द रीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये जब भी एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो कोई भी काम कर रही है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में। अगर कंपनी क्या कर रही है, आउट ऑफ द बाउंड्री कोई भी काम कर रही है, तो वो कंपनी खुद लाइबल होती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिगार्डिंग। समझ में आया? ठीक है जी। कैन बी अल्टर, यस कर सकते हैं, बट जैसे कि एमओए के अंदर क्या था, एमओए के अंदर क्या था कि भाई इसको अल्टर तो कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस होती थी कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, बुलानी पड़ेगी, फिर शेयर होल्डर के लिए जनरल मीटिंग अपना डेट सेट करना पड़ेगा, उसके अंदर फिर 75 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर सारे एग्री हो गए तो, या फिर 75% एग्री हो गए तो भी अल्टर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या यही था? बिल्कुल यही था। बट यहाँ पे ऐसा इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटू सा प्रोसेस है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अल्टरेशन करना एमओए के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। गवर्न बाय द कंपनी एक्ट, ये कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है, तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई होगी समझ में। चलो, तो अगर ये समझ में आ गए तो ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शंस बिल्कुल जल्दी से समझ में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि इंटरनल रूल्स होते हैं, डे टू डे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ओवरकम किया जाता है, रेगुलेट करती है शेयर होल्डर्स के राइट्स को, गाइडेंस करती है डायरेक्टर्स को कि हाँ जी डायरेक्टर जी आपकी क्या पावर है, क्या काम कर सकते हो, सेट करती है जी हाँ जी किस टाइम अपनी मीटिंग होने वाली है, कितनी ड्यूरेशन के बाद मीटिंग होने वाली है, अपने जितना भी बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसको स्मूथली रन करने के लिए ये एक आर्टिकल, कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन है, वो होता है। जैसे कि आप सुबह या फिर मैं कहूँगी शाम को सोने से पहले क्या करते होंगे, उम्मीद करेंगे सब बच्चे करते होंगे कि अपना डे प्लान क्या है, प्रिपेयर करते हैं कि हाँ जी कल मुझे क्या करना है। जैसे जैसे डे जाता है वैसे वैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो अपने डे को पर्टिकुलर इजिली स्मूथली रन अप करने के लिए, इवन मैं कहूँ कि हर एक्टिविटीज को सही ढंग से कंप्लीट करने के लिए आपका ये जो प्लान बनाया वो आपको हेल्प करता है, नहीं करता? तो इसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कुछ इसी यही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्लिगेशन क्या है? टू रजिस्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि अगर मेरे को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर सबमिट करवाना है तो मुझे क्या क्या मतलब ऑब्लिगेशन है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो मुझे ध्यान रखनी होगी। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था कि सभी कंपनी के लिए जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, पब्लिक में भी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय द विदाउट शेयरिंग कैपिटल है, या फिर मैं कहूँगी गारंटी वाला पॉइंट है। कैसी भी कंपनी हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो सबको जरूरी था, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। एक कंपनी को छोड़ के बाकी सभी के लिए क्या है, जरूरी है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी हो गई है, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई है,
अनलिमिटेड कंपनी के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। बट एक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड बाय द शेयर, इसके लिए ऑप्शनल है कि हाँ जी आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करवा भी सकते हैं या फिर नहीं भी करा सकते। अगर नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रार के पास तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, टेबल ए दी हुई है, जिसकी एक परफॉर्मा है जिसके अंदर सभी चीजें लिखी हुई है। टेबल ए मॉडल सेट ऑफ द 99 आर्टिकल गिवन इन द शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी 2013 के अंदर ये मेंशन किया गया है। अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं करती, वो भी कौन सी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में वो भी कौन सी भाई, लिमिटेड बाय द शेयर, वो क्या कर सकते हैं, टेबल ए जो कि शेड्यूल 99 है, सॉरी आर्टिकल 99 है, शेड्यूल 1 है, उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मान लिया जाता है इट शैल बी डीम्ड टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन article of such a company whether the article of association is not presented at the time of the company incorporation, it is necessary to write on the memorandum of association that the company is registered without the article। पता है क्या कह रहा है, अगर ये कंपनी बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंपनी को इनकॉर्पोरेशन की ओर लेके जा रही है, इसी कंपनी को सेटअप की ओर लेके जा रही है, तो उसको ये मेंशन करना होगा कि भाई मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट नहीं कर रही। तो उसका इनडायरेक्टली मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप टेबल ए को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये जरूरी है ये मेंशन करना, क्योंकि मेमोरेंडम क्या कह रहा है, आपको हर चीज कंपनी के बारे में इन डेप्थ में बतानी पड़ेगी। इवन आपका जो शेयर होल्डर बन भी रहा है ना, तो उसकी भी डिटेल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जो इनिशियली शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर इट इज अ मैंडेटरी फॉर द अदर कंपनी, ये जितनी भी कंपनी बच गई, जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनके लिए जरूरी है कि वो अपने जो रजिस्टर करे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मेमोरेंडम के साथ। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते टेबल ए को। द कंपनी फॉर विच इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर एंड रजिस्टर टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑलरेडी डिस्कस इन अबव, ये मैं डिस्कस कर सकूँ, इसलिए मैंने ये चीजें लिखी हुई है, ओके। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सिमिलर रहने वाली है हमारी मेमोरेंडम की तरह, ठीक है। अच्छा, व्हेन टू फाइल, कब फाइल किया जाएगा भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, भाई जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन की ओर मतलब आगे और बढ़ती है ना, तो हमें तब एओ को सबमिट करना पड़ता है, कहाँ पर, आरओसी के पास। वेहर इलेक्ट्रॉनिकल भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सबमिट करवा देना है, ठीक है। लीगल प्रोविजंस क्या है, ये माइंड में रख सकते हैं। सेक्शंस देखो, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और क्लोज ए of the Company Act 2013 required the submission of the AOA at the time of the company register। अगर आपने देखो, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जब इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट आता है ना, ठीक है, जब आपको क्या करना पड़ता है, आरओसी से जब आप अप्रूवल लेने जाते हो ना, इसी में थर्ड स्टेप आएगा। आरओसी से जब क्या लेने जाएंगे, अप्रूवल लेने जाएंगे ना, सॉरी यहाँ पे आएगा इसके बाद। तो ये कंपनी क्या, आरओसी क्या करती है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है, वो क्या करता है, डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, जो भी कंपनी बनने जा रही है उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन को वो चेकआउट करते हैं। दैट्स रीजन कि सारे के सारे जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी में भी कमी रहती है ना, तो ये आरओसी आपको नोटिस भेजेगा कि हाँ जी आपकी यहाँ पे कमी है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर विद इन टाइम ड्यूरेशन आपने करेक्ट कर ली तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए रोक लगा देती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार गलती मिले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आरओसी क्या कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है, डॉक्यूमेंट सही है, आपका ऑब्जेक्टिव सही है, जो भी आपने आपकी रिक्वायरमेंट थी इस पर्टिकुलर कंपनी को बनाने में आपने सभी फुलफिल कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो आरओसी क्या करने वाला है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, ये जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का दे देगा, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपना बिजनेस यहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देगी। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को रेज करके फिर दोबारा से आरओसी के पास दिखाना पड़ेगा कि देखो हमने 90% सब्सक्रिप्शन कर लिया है, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया था। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कर लिया, तो फिर वापस अगेन आरओसी एक और सर्टिफिकेट इशू करेगी, कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। यहाँ पब्लिक कंपनी के लिए हमें 4 स्टेप जाने पड़ेंगे और प्राइवेट के लिए हमें 3 स्टेप ही जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो आपके लिए जो की पॉइंट्स है ये ध्यान रखना कि ये क्या है भाई, ये क्या है, आपकी इंटरनल रूल बुक है, और साथ ही साथ ये दिखाई देता है कि हाँ शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, बिजनेस जो जितने भी रन कर रहे हैं उनकी ड्यूटीज क्या है। ये आपकी की पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ये हो जाता है आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर कि भाई हमारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर फॉर्म एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। देखो अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, जो मोस्ट ऑफ बच्चों की जो दिक्कत रहती है वो पूछते हैं कि मैम एग्जाम में जब अटेम्प्टेशंस करने जाते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है। वही सेम एज इट इज स्टार्टिंग करनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि चाहे वो आपकी लीगल फॉर्मेलिटी से पूछे, लीगल रिक्वायरमेंट से पूछे, या फिर अल्टरेशन से पूछे, या फिर लिमिटेशन से पूछे, या फिर बाइंडिंग फोर्स से पूछे, या फिर डिफरेंस से पूछे, सबसे पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसीलिए मैंने पीडीएफ इस तरीके से डिजाइन की है, ठीक है, आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। देन उसके बाद मेन कंटेंट आएगा। इन केस जैसे कि आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ जी फॉर्म एंड द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो ये फिर आगे स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट दैट मीन्स हर चीज, देखो कंपनी के अंदर ना मोस्ट ऑफ 100 एंड मतलब 99% चीजें क्या होती है, रिटर्न में होती है। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है कि फ्यूचर के डिस्प्यूट्स ना हो, रेज ही ना हो, उस चीज से बचने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये डिफाइन किया गया है, आप हर एक चीज क्या करने वाले हो, रिटर्न में लेकर आने वाले। अब देखो एमओए लिया है, एओए लिया है, ये रिटर्न में लिया है, चलो ठीक है बना दिया, पर इवन इनको सबमिट भी करवाना पड़ता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी आरओसी पता है इनका मेन काम क्या होता है इस डिपार्टमेंट का, ये देखती है कि हाँ जी 1 साल के बाद वो फिर उनका वर्किंग चेक करेगी कि जैसा इसमें लिखा हुआ था कि कंपनी ये काम करेगी, ऐसे करेगी, इतने डायरेक्टर होंगे, इतना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ऐसे मतलब ईच एंड एवरीथिंग, वो उनको देखेगी कि हाँ जी ऐसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो वही बात इंफॉर्मेशन फिर भेज देगी, एक लेटर भेज देगी, इंटीमेशन दे देगी कि हाँ जी आपकी कंपनी ये गड़बड़ कर रही है, प्लीज इसको करेक्ट कीजिए, अदरवाइज हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे या फिर पेनल्टी चार्ज करेंगे, है ना। दैट्स रीजन कि यह सभी चीजें क्या होती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में होती है, ठीक है। इसको आरओसी के पास हमें फाइल करवाना पड़ता है। और हाँ देखो 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 एक बात और, जब भी हम इनकॉर्पोरेशन की ओर जाते हैं ना, कंपनी जब आरओसी के पास जो जितनी भी चीजें सबमिट करवाने जाते हैं, तो इन सभी सर्टिफिकेट के ऊपर ना स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं या फिर मैं कहूँ कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 व्यक्ति होने चाहिए और पब्लिक के अंदर 7 पर्सन होने चाहिए। डायरेक्टर की बात की जाए तो 2 और 3 के बारे में होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनके जो भी आपके इनिशियल जो सब्सक्राइबर है, जो मेंबर्स हैं, उन सबके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर ना साइन होने चाहिए कि हाँ जी हम एग्री हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को रन अप करने के लिए, राइट। हम बहुत मतलब विलिंग भी है और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, या मैं मेरी जो सहमति है बिल्कुल फ्री ऑफ कंसेंट है, मुझे ऐसा बताया जाता है, इसके ऊपर हमारी साइन होती है, साइन बाय द सब्सक्राइबर। हर एक जो सब्सक्राइबर है, जैसे मेमोरेंडम में हो रहा था वैसे ही हमारा एओ के अंदर भी हमारे साइन होंगे। फिर यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी आप कोर्ट का काम कराते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, कोई भी आप सरकारी काम करवाते हो, तो आपको एक फीस देनी पड़ती है, तो वहां पर हमें भी क्या करनी पड़ेगी, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी अमाउंट जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट रखी हुई है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रिपीटेड पॉइंट हम कह सकते हैं कि आपकी जो भी कंपनी एक्ट में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी कंपनी एक्ट में आपके रूल रेगुलेशन लिखी हुई है, कॉम्प्लायंसेस करना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका फॉलो अप करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा एओए के अंदर था। तो देखो क्या लिखा, द कंटेंट ऑफ द एओए मस्ट अलाइन विद एमओए। ये हमेशा एओए है ना, हमेशा एमओए के साथ साथ चलेगा, ठीक है। नॉट वायलेट द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट को वायलेट नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, ब्रीच नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेंशन द कंपनी नेम एंड टाइप, कि हाँ जी आपकी कंपनी का नाम क्या है, किस टाइप की कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, या मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है, या मेरी कंपनी 1% कंपनी है, या मेरी कंपनी चैरिटेबल कंपनी, भाई मेरी कंपनी है कैसी। और इवन पब्लिक कंपनी के अंदर तो वही बात बाइफर्गेशन होती है, क्योंकि हमने टाइप ऑफ कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सेकेंड पॉइंट कि लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कैसी है भाई ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जो कंपनी एमओए को नहीं यूज करती, मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं करती, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, टेबल एफ को फॉलो करो और आपका जो आर्टिकल नंबर 99 था और शेड्यूल 1 था उसको फॉलो करो, दैट्स इट। समझ में आया।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके जी। जैसे प्राइवेट कंपनी हुई, और जैसे वो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि किन किन को हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओनली एंड ओनली एक कंपनी को छोड़ के, पब्लिक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर को छोड़ के बाकी सभी को जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, राइट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके। अब आ जाते हैं कंटेंट क्या रहने वाला है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि मैम जैसे हमने मेमोरेंडम में तो हमने चलो डिस्कस कर लिया था, 6 ही पॉइंट थे, कौन कौन से थे? चलो देख लेते हैं, इनको भी एक बारी नजर दौड़ा लेते हैं उनके ऊपर भी, कि सबसे पहले क्या था। मैं यहाँ नहीं, यहाँ लेकर आती हूँ। सबसे पहले क्या था कि भाई कंटेंट क्या था उसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है मेमोरेंडम में, इंटरनल डिटेल क्या होती है मेमोरेंडम में, भाई मेरी कंपनी का क्या नाम होगा, क्या नहीं हो सकता, किसकी रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा, वो था। रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है, मीन्स की मेरी कंपनी की वर्किंग प्लेस कहाँ है, अगर मैं वर्किंग प्लेस को चेंज कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, वो रीजन बताना पड़ेगा कि अब क्या जो प्रोसेस है हमने वो डिस्कस की थी। देन मैंने मेरा देखा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैंने देखा था कि मेरी लायबिलिटी क्या है, फिर मैंने देखा था कि मेरी कैपिटल कितनी होने वाली है पूरी ओवरऑल कंपनी के अंदर। फिर एक और पॉइंट आता है हमारे पास, एसोसिएशन क्लॉज आता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सभी मेंबर्स की कंसेंट लेते हैं, सभी मेंबर की सहमति लेते हैं। ठीक है, सो सेम इस तरीके से आर्टिकल में भी होता है भाई, कि इंटरनल में क्या लिखा होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था भाई, आर्टिकल का काम क्या है, कि आर्टिकल का तो काम भाई ये है कि हाँ जी क्या करना है, ठीक है, किस कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, किसके क्या रूल राइट्स हैं। देखो ये लाइन पढ़ो, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। MOA एंड AOA आर लाइक द रूल ऑफ द गेम। कोई गेम है, दैट मीन्स कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके रूल है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। MOA क्या बताता है, टेल यू व्हाट द गेम इज अबाउट। ठीक है, गेम में क्या कुछ है वो बता रहा है, और उस गेम को किस तरीके से खेलना है, कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, वो AOA बताता है। अब मैं इसको फटाफट रीड करके बताऊंगी, क्योंकि ये चीजें मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। देखो सबसे पहले क्या है कि शेयर कैपिटल एंड द वेरिएशन ऑफ द राइट। आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल कितनी होने वाली है, मीन्स की आपकी कंपनी के अंदर टोटल वैल्यू जो है कितनी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी पूरी कंपनी को रनअप करने के लिए 5 करोड़ की जरूरत है, मैं धीरे 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 करके उन चीज़ों को मंगवा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, मेरी शेयर कैपिटल हो रही है, राइट। जब मैं इसको क्या कर रही हूँ, टुकड़ों में मंगवा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि पहले मैंने 5 लाख मंगवा लिए, ये तो ₹5 है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो मैं कितने नंबर ऑफ शेयर को इशू करूंगी, मैं 50,000 शेयर को इशू करूंगी। जैसे जैसे लोग इनको सब्सक्राइब करते रहेंगे, मीन्स की इनके ऊपर अपनी होल्डिंग करते रहेंगे, वैसे वैसे उनके उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर राइट आता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो शेयर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है। ये हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत बहुत इन डेप्थ में डिस्कस किया था, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वैसे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है, आपका सब्जेक्ट भी होगा तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जाता है ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अब हमने यहाँ पे क्या प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के अंदर एक लॉजिक समझा था PRT का, क्या याद है सभी को? आई होप याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ। P का मतलब क्या था कि जो प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस था, ठीक है, प्रोहिबिटेड थी कि वो अपना जो पैसा, जो भी कैपिटल रेज करनी होती है, वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। जो पब्लिक कंपनी है वो इजीली रेज कर सकती है। आर का मतलब क्या था, रिस्ट्रिक्शंस, की मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है। प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, अपने मेंबर्स को कम से कम 2, मैक्सिमम 2 से 200 कर सकते हैं, बट यहाँ पे 7 और अनलिमिटेड थी। ट्रांसफर का मतलब क्या है, देखो जो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करेगी, ठीक है, वो क्या करने वाली है, पब्लिक को शेयर भी तो इशू करेगी ना, करेगी। अच्छा, शेयर इशू करेगी तो उसके शेयर स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड होंगे, कहते बिल्कुल है, सेबी के अंदर। अच्छा, जब भी कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा लेती है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर उस कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की डीलिंग होगी। डीलिंग का मतलब क्या है कि कोई चाहेगा खरीद लेगा, कोई चाहेगा बेच देगा, जिसे बोला जाता है डीलिंग। और जब कोई पर्सन बेचता है और उसके बदले में कोई और खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन होना, है ना, कि एक शेयर की डीलिंग और एक शेयर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे यही तो कह रहा है कि ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर। अरे भाई, जिसने शेयर को इशू किया है, जिसने पब्लिक से पैसा रेज किया है, वही, उसी के तो शेयर्स क्या होने वाले हैं, ट्रांसमिशन होने वाले हैं।
प्राइवेट कंपनी का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता क्योंकि उसने पैसा रेज ही नहीं किया पब्लिक से। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर है। ट्रांसफर कौन कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन सभी बच्चों के लिए। ओके जी, नेक्स्ट जाता है वोटिंग राइट एंड द जनरल मीटिंग। भाई कंपनी के अंदर वोटिंग राइट कब होने, किसको मिलने वाली है, जनरल मीटिंग कब अटेंड होने वाली है, कितने टाइम के बाद होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग ये भी मेंशन होता है कि भाई कब मेरी जो जनरल मीटिंग आने वाली है। ये पता है हम क्या कर रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है कि हाँ जी किसकी क्या राइट है, किसकी कितनी शेयर कैपिटल है, कौन कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, कैसे कर सकती है, कि उसको क्या करना पड़ेगा, ये सब होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, आर्टिकल क्या बताएगी, इंटरनल रूल बताएगी कि हाँ जी कंपनी के अंदर एक्टिविटी कैसे होने वाली है। उसको भूलो मत उस लाइन को, ठीक है? अदरवाइज ये पॉइंट तुम्हें लगेंगे पता नहीं क्या चल रहे हैं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट जाता है अपॉइंटमेंट एंड द पावर ऑफ डायरेक्टर, कि भाई डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट कर सकते हो। ये भी रूल इसमें लिखा हुआ है कि उसको कितनी ड्यूटी देनी है, उसको कितनी पावर देनी है, उसको कितना रेमुनरेशन देना है। ये तो नहीं है कि जितना रेमुनरेशन देना चाहे वैसे दे दे। पब्लिक कंपनी में खासकर डिसाइड है कि कितना आप रेमुनरेशन दे रखे हैं, बट प्राइवेट में इतना कोई लॉजिक नहीं है, प्राइवेट में इतना कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो रूल है, बोर्ड स्ट्रक्चर है डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, या फिर मैं कहूँ कि अपॉइंटमेंट या फिर पावर ड्यूटी के रिगार्डिंग, किसकी, डायरेक्टर की, वो सब क्लियरली मेंशन है, ठीक है? डायरेक्टर भी हमने कंप्लीट देख लिया। अब आ जाते हैं कि जो शेयर होल्डर बन रहे थे तुम्हारी कंपनी में, जिन्होंने आपका अपना पैसा, अपना खुद का पैसा किसी कंपनी में लगाया है, वो भी क्यों लगाया है, ये देख कर कि दूसरी कंपनी है, कोई XYZ कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के जो रिटर्न की रेट है, मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे मैं आपको कहूं कि आपका पैसा, ठीक है, आपका पैसा बैंक में आप डिपॉजिट करवाएं या फिर किसी और कंपनी में करवाएं, अगर बैंक आपको 5% दे रही है, कोई और कंपनी सेम पैसे के ऊपर आपको 8% दे रही है, तो आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो रिटर्न होने वाला है उसे हम कहते हैं, शेयर के ऊपर जो रिटर्न होता है उसे डिविडेंड कहते हैं बच्चों। और जो डिबेंचर्स होते हैं, ऐसा ही है, पार्ट है बट आगे डिस्कस करेंगे, वो उसको उसके ऊपर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। भाई वो कितना होने वाला है, अब मैंने कहा कि भाई मैंने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये कमाए, उस 100 रुपये में से कितना पैसा मैं एज ए डिविडेंड दूं और कितना पैसा मैं एज ए रिटेन करके रखूं। मैम रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब होता है बचा के रखूं, मेरे गुल्लक में रखूं, ठीक है? क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर में भाई पैसे की जरूरत पड़ सकती है। समझ पा रहे हो कि डिविडेंड कितना देना है और उसमें से रिजर्व कितना रखना है, बचाना कितना है और कितना देना है पैसा सेम 100 रुपये, 100 रुपये को किस तरीके से बांटना है, ये भी हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। देखो डिविडेंड किसको बांटा जाता है, शेयर होल्डर को, और रिजर्व क्या आता है, हमारे जो आगे इन फ्यूचर में यूज होता है, ठीक है? आपने बैलेंस शीट में भी देखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, ठीक है? ओके, बोरोइंग पावर का मतलब क्या है, भाई उधार लेना किसी से। अगर मैं कहूँ कि आपके घर कोई फंक्शन है और आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो बैंक आपको कितना उधार दे सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, राइट? आपकी आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी होता है भाई, कि कंपनी मैक्स टू मैक्स कितना बाहर से पैसा ले सकती है, ये लिमिट भी डिसाइड की गई है। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, इसकी हर चीज डिसाइडेड है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि भाई खत्म की जा रही है कंपनी, या तो अपने आप ही हो जाएगी या फिर कंपलसरी करनी पड़ेगी। मैम कंपलसरी कब करते हैं, जब कंपनी गलत काम करती है। गलत काम का मतलब ये नहीं है कि वो इलीगली काम करे, नहीं, जब वो अपनी बाउंड्री से बाहर होकर काम कर रही है, इंटीमेशन के बाद भी वो फिर भी काम कर रही है, ठीक है, तब भी बंद होती है। या फिर किसी मेंबर ने या फिर किसी क्रेडिटर्स ने इनके ऊपर केस कर दिया कि हाँ जी हमारा पैसा टाइमली नहीं दे रहे, तब भी बंद हो सकती है। वॉलेंटियल का मतलब होता है अपनी इच्छा से, कंपलसरी का मतलब होता है जब कोर्ट इनको ऑर्डर देती है, ठीक है, अब तो भाई करना पड़े। तो उस सिनारियो में क्या करते हैं, तो जितनी भी कंपनी के पास एसेट्स होती है उनको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और जितनी भी लायबिलिटी होती है उनको पे ऑफ करते हैं। जो पैसा आएगा ना इनसे, ये पैसा एसेट्स को बेचा मैंने, ठीक है, कोई संपत्ति थी मैंने बेच दी, पैसा आया, किसी को देने थे पैसे दे दिए, और बाकी बचा मैंने डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया पार्टनर्स के बीच में। समझ में आ रहा है, शेयर होल्डर के बीच में। ओके जी, कॉमन सील एंड ऑथेंटिकेशंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। कॉमन सील का मतलब क्या है, स्टैंप। अब देखो मैं आपको कहूँ कि हाँ जी क्या आप एग्री हैं,
इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। नीचे एक डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे टिकअप का साइन होता है, आप उसको टिक करते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप इस जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर दी है उसके ऊपर आप एग्री हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है सारी ठीक है, अगर गलत हुई तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, है ना। आप नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करें। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी होता है बच्चों कि कंपनी जब भी कभी किसी एग्रीमेंट में जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, कॉमन सील का यूज करना पड़ता है, दैट मीन्स स्टैंप का यूज करना पड़ता है, एक सिग्नेचर करना पड़ता है। और उस सिग्नेचर को यूज करने की पावर भी किसको दी गई है, एक मेन अथॉरिटी को दी गई है कि भाई इस कंपनी की जो स्टैंप है ना आप यूज कर सकते हैं जहां भी कंपनी का एक एग्रीमेंट हो। समझ में आया। ये थे देखो मेन पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि शेयर होल्डर के रिगार्डिंग था, शेयर्स के ट्रांसफर, मीटिंग के रिगार्डिंग था, डायरेक्टर के रिगार्डिंग था, रिजर्व एंड सरप्लस कितना बांटा जाए कितना ना बांटा जाए, कितनी बोरिंग्स है। बट आपकी बुक के अंदर टेबल एफ, इवन मैं कहूँ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको रीड आउट एक बार जरूर कर लेना। ओके, अच्छा जी। समरी अगर बात की जाए तो क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें हैं ये आप यहाँ से समझ पा रहे हैं। अब इसको रीड कर लेना क्योंकि यही चीजें बार बार आ रही है, वापस रिपीट हो रही है, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। ओके, चले फिर बड़े हम आगे अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। इतना समझ में आ गया, चलो तो फिर देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरे को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टरेशन करनी है तो कैसे करनी होगी। तो देखो क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कि भाई मैम हम तो पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब बताएंगे, फिर उसका डेफिनेशन बताएंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल रेगुलेशन को बताती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सपोर्ट करती है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताती है कि हाँ जी कैसे क्या काम करना है ना। अच्छा, तो मैम अगर इसमें अल्टरेशन करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा अल्टरेशन है। जैसे कि एमओए के अंदर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही था, है ना, लेंथी प्रोसेस थी, हर चीज के लिए मीटिंग, हर चीज के लिए रेजोल्यूशन, हर चीज के लिए सब चीजें परमिशन लेना पड़ता था। बट यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट, मतलब ये कैसे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपको अल्टरेशन करनी है। अल्टरेशन का पहले आप मुझे बताओ मतलब क्या होता है कि भाई चेंज करना। चेंज का मतलब क्या है कि जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग्स में है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, या तो आप कोई चीज ऐड ऑन कर रहे हो या फिर कोई चीज लेस कर रहे हो या फिर उसी को ही रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, है ना। अल्टरेशन यही होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द इंटरनल रूल, फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे चलेगी वो बताया जा रहा है, कंपनी को ग्रो कैसे करना है, चेंज में बी नीड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू अडोप्ट द न्यू पॉलिसी, कोई आपको नई पॉलिसी अडोप्ट करनी है या मेरा बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर मुझे कोई भी ऐड ऑन या फिर डिलीट कुछ भी करना है वो यहाँ पे आती है, राइट। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है कि मुझे पहले अल्ट्रेशन से पहले मुझे लीगल रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी वो बात की जा रही है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मेलिटी के तौर पर क्या है, फॉर्मेलिटी के तौर पर पहले ये पूछा जाएगा कि वाई अल्टर एओए, कि मैं एओए को क्यों अल्टर कर रही हूँ, मुझे वो बताना पड़ेगा। सबसे पहले टू मॉडिफाइड द रूल ऑफ द डायरेक्टर्स, कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो अपनी मीटिंग होने वाली है उनके रिगार्डिंग आपकी जो थोड़ी सी पॉलिसी आप क्या करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, राइट। तो वो चेंज करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टर कर सकते हैं, या फिर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाह सकते हो या फिर डिक्रीज करना कर सकते हो या फिर रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट। इंक्रीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरी कंपनी के अंदर मैंने स्टार्टिंग में 5 करोड़ रुपए रखे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैपिटल को रेज तभी कर सकते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई 5 करोड़ से बजाय मुझे ना अब 8 करोड़ रुपए चाहिए, अब 3 करोड़ रुपए इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। या फिर मैं कहूँ कि पहले मेरा शेयर ना, एक शेयर ना मेरा 10 रुपए का था, अब मैं उसकी वैल्यू बढ़ा के ना कितने का करना चाह रही हूँ, मैं 100 का करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मतलब रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, ठीक है। कन्वर्ट द कंपनी टाइप मींस की प्राइवेट से पब्लिक में जा रही है, पब्लिक से प्राइवेट में जा रही है, जो कि कन्वर्जन वाले पॉइंट में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये वाला पॉइंट था कि कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ द पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी कैसे करना है। या फिर मैं अपने बिजनेस में नए एक्टिविटीज को ऐड करूं कि ये बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, साथ में एक और करना है मुझे, या फिर मेरा ये जो पॉलिसी है ना ये तो करनी करनी कुछ और ऐड ऑन करना है मुझे, या फिर कोई इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग करना है, इसकी कर सकते हैं इसमें। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट मीट द फॉलोइंग लीगल रिक्वायरमेंट।
वो कौन कौन सी है कि अभी तक आपने सारा ये देखा जाएगा कि हाँ कि आपने कंपनी एक्ट 2013 को रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया। अगर आपने वॉलेट किया है तो आपको कहीं ना कहीं निगरानी में आ जाएंगे। आपको जरूरी है कि आपने किसी भी रूल रेगुलेशन को वॉलेट ना किया हो, ठीक है। आपको स्पेशल रेजुलेशंस पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजुलेशन देखो दो तरीके के रेजुलेशन होते हैं, एक तो स्पेशल होता है, एक आपके पास क्या होता है जनरल होता है। स्पेशल रेजुलेशन जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि कई बार हमें स्कूल के अंदर आपकी क्लास में भी आप लोगों ने मॉनिटर को सिलेक्ट किया होगा, है ना, कि मान लीजिए जैसे हमारी क्लास में 80 स्टूडेंट होते थे और उन 80 स्टूडेंट्स का मॉनिटर होते थे, तो अब क्लास में 5 से 6 बच्चे उठते थे एज अ मॉनिटर सेलेक्ट होने के लिए। बच्चे क्या करते थे, इनको वोट करते थे, ठीक है। जिनकी ज्यादा वोटिंग होती थी वही मॉनिटर बन जाते थे। तो स्पेशल रेजुलेशन क्या है, जहां पर 75% वोटिंग पॉइंट यहाँ पे है, और जनरल में क्या है कि 50-50% हो। यहाँ पे क्या है 25 एक तरफ है, 75 एक तरफ है। हमें स्पेशल रेजुलेशन चाहिए, ठीक है, 75 ऑफ द वोटिंग ऑफ द मेंबर कि हाँ भाई कर लो चेंज, बट कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। ये पॉइंट एज इट इज सेम है जो हमारा एमओए में था। अच्छा, एमओए एंड एओए मस्ट बी कंसिस्टेंट, दोनों एक साथ चलने चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसी एक्टिविटी बोल रहे हो जो एमओए ने परमिशन नहीं दे रहा कि हाँ नहीं करनी, तो आप उसको नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हो, एओए कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द एमओए। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो एमओए के विपरीत हो। चेंज इन द एओए मस्ट अलाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी वो चीज कर सकते हैं जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चल रहा है या फिर एमओए के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए या फिर इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए इंप्रूव कर रहा है, आप वो ले सकते हैं, बट हाँ अपोजिट कोई नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी। अथॉरिटी अगर रिक्वायर्ड है तो अथॉरिटी कौन सी होगी भाई, यहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक नया पिक्चर में आ रहा है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, ये हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, हमें इससे परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जिसके अंदर सारे के सारी जो ये कंपनीज की वर्किंग है ना वो कंट्रोल की जाती है, रेगुलेशन की जाती है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल के अंदर आपके क्लास टीचर होती है, फिर आपके जो क्या होते हैं आपकी मेंटर मैम होती है, देन उसके बाद क्या होता है उसके कोऑर्डिनेटर जिसे हम कह सकते हैं, देन उसके बाद आपके वाइस प्रिंसिपल होती है, देन उसके बाद प्रिंसिपल होती है। तो हम इसको ये एज ये कह सकते हैं प्रिंसिपल है ये, ठीक है। एनसीएलटी फिलिंग द आरओसी, आप आरओसी के पास फॉर्म नंबर MGT 14 को 30 दिन के अंदर फाइल करके दे देंगे। यहाँ पे जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, NIC जो हमने 22 भी पढ़ा, 23 भी पढ़ा, 28 भी पढ़ा, 25 भी हमने डिस्कस किया। ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है यहाँ पे, सीधा MGT का फुल फॉर्म क्या था, मैनेजमेंट था, शॉर्ट फॉर्म में था कि इनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास यहाँ पे इसको फिलअप करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये एक प्रोसेस थी, ये एक जरूरी रिक्वायरमेंट थी अगर आपको अल्ट्रेशन करना है तो, ठीक है। ये सभी चीजें होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होना चाहिए, आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। मैम बोर्ड मीटिंग क्या है, जो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी पहले मीटिंग होगी, वो आपस में डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी मीटिंग कब रखनी है, मीटिंग की डेट रख ली। जैसे हम लास्ट एग्जाम्पल ही उठाएंगे क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करने में थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तीनों डायरेक्टर ने कहा कि भाई 5 तारीख को मीटिंग रखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे इंक्लूड होंगे वहाँ पे। कहते ठीक है, वहाँ पे इनकी डिस्कशन हुई कि हाँ जी हमें क्या करना है, एओए के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। अगर सारों ने कहा कि हाँ जी, तीनों के तीनों पर्सन ने कहा कि हाँ जी चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये चीजें होनी भी चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रेजोल्यूशन ये जो पास है, इनकी जो सहमति है वो अप्रूव हो जाती है कि हाँ जी कर लो चेंज, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये क्या करेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे आने वाले टाइम में कि हाँ जी हमारी कौन सी मीटिंग हो सके, जनरल मीटिंग हो सके। जनरल मीटिंग किसके लिए होती है, जनरल मीटिंग हमारे शेयर होल्डर्स के लिए होती है, जो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं, इनकी भी तो सहमति लेनी है, और इनकी सहमति नहीं, इवन हमें स्पेशल रेजुलेशन करना है। स्पेशल रेजुलेशन दैट मीन 75% वोटिंग लेनी है कि हाँ जी हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 तारीख को था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 9-10 तारीख को ले लेती हूँ कि हाँ जी जनरल मीटिंग होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख एग्जैक्ट होती है यहाँ पे डेटिंग, 10 तारीख को 10 बजे हम यहाँ इस प्लेस पे हम ये मीटिंग करने वाले हैं, सभी शेयर होल्डर इन्वाइटेड है, इनको नोटिस भेजा जाएगा। कहते हैं अच्छा, इनसे स्पेशल रेजुलेशन मिलते ही, फॉर एग्जाम्पल इनसे नहीं मिलता, मना कर देते हैं,
उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमारा नुकसान है, ये है वो है, वट एवर कोई भी एक्सक्यूज आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अल्ट्रेशन नहीं होगी। अगर 75% वोटिंग एक तरफ होगी और 25% वोटिंग एक तरफ हुई तो क्या होने वाला है, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करी, जहाँ पे डिस्कस हुआ एओ के अंदर चेंज करेंगे, कहते कर लो भाई चेंज। देन उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगी, हाँ जी चेंज करना है। फिर एक जनरल मीटिंग की डेट को फिक्स किया जाएगा, कहते हाँ जी किया जाएगा। उनके लिए जनरल मीटिंग के लिए नोटिस सेंड किया जाएगा, कहते हाँ जी किया जाएगा। और वो नोटिस भेजा जाएगा शेयर होल्डर को। कम से कम मैंने कहा कि, अच्छा मैंने डेट यहाँ पे गलत लिख दी है, 9-10 नहीं, कम से कम यहाँ पे 20-21 दिन का गैप होना चाहिए और 21 दिन के बाद मीटिंग होनी चाहिए। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये डेट नहीं आने वाली, कम से कम 21 दिन मीन्स की 26-27 तारीख के बाद हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग की डेट फिक्स करते हैं। क्योंकि इतना टाइम क्या हो सकता है, कोई ऐसा भी शेयर होल्डर हो सकता है कि वो बाहर हो भाई, है कोई ऐसा शेयर होल्डर हो सकता है कि कोई मीटिंग के लिए गया हो, कंपनी के लिए वर्क के लिए गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनका इतना टाइम तो देना पड़ेगा हमें कि वो इजिली उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्रिपेयर कर ले। तो यहाँ पे डेट, क्या डेट किस डेट को है, क्या टाइमिंग है, मैंने कहा 10 से 4 हमारी मीटिंग होने वाली है, किस प्लेस पे होने वाली है, ये हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और इवन ये भी बताना पड़ेगा भाई क्या पर्पज है मीटिंग का, ठीक है, क्या पर्पज है भैया, मेरा पर्पज तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने का है। कहते अच्छा, तो सभी इस चीज के लिए ना, पॉइंट के लिए ना अपने माइंड में मतलब आइडियाज लेके आएंगे कि ऐसा कर रहे हैं तो इसके पॉजिटिव पॉइंट ये, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, मतलब अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपनी फीलिंग्स, अपनी हर चीजें शेयर करेंगे, जो कि कंपनी के लिए भी और इवन शेयर होल्डर के लिए, दोनों के लिए ही फेवरेबल होने वाली, ठीक है। फिर वहां पर क्या होने वाला है, रेजोल्यूशन पास होगा। देखो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड मीटिंग में एक टाइम वेन्यू एंड डेट सेट की, देन अब बोर्ड मीटिंग अटेंड होगी, सॉरी जनरल मीटिंग आएगी, जनरल मीटिंग कंडक्ट की गई, वहां पे डिस्कशन हुआ कि हाँ जी आर्टिकल में चेंज किया जा रहा है, वही सेम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सिंपल सी बात रह जाती है, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास MGT 14 को 30 दिन के अंदर अंदर फिल करना पड़ेगा। और साथ ही आपको जितने भी आपने प्रोसेस किए कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग पास आउट की, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट किया, इन सब की कॉपी क्या लगने वाली है, साथ में लगने वाली है MGT 14 जो डॉक्यूमेंट उसके साथ। और साथ ही साथ आपका जो नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अमेंडेड है, वो भी लगने वाला है, ये मीटिंग लगने वाली है। मिनट और कॉर्म के रिगार्डिंग वेट कीजिए, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे एक शब्द भी आएगा कॉर्म, तो इवन जा चुका है, आप लोगों ने नोट नहीं किया हो, और मिनट है, ये आप अभी होल्ड कीजिए क्योंकि ये आगे आएगा, ठीक है। देन उन सबको रीड आउट कौन करेगा, भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रीड करेगी कि हाँ जी ये अच्छा रेजोल्यूशन भी पास करके दे दिया, सब कुछ काम हो गया, मेरे को तो बस क्या करनी है, इसको रीड करना है कि हाँ जी क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, जो ये डॉक्यूमेंट आए हैं, रेजोल्यूशन पास आउट किया है, कि इनके क्या थॉट्स है, क्या सभी मेंबर्स की विलिंग पावर है और इवन कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई, उसको रीड आउट रिव्यू कौन करेगा, इस डॉक्यूमेंट को ROC करेगा। एक बार अप्रूवल मिल गई तो लीगली क्या हो जाएगा, AO के अंदर चेंज आ जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर वो नया AOA सबमिट होगा और सारे के सारे काम अब इसके हिसाब से होंगे, ठीक है। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने हर टॉपिक के ना की पॉइंट्स इसलिए लिखे क्योंकि ओवरऑल जो क्रक्स है, मैंने कहते हैं ना कि कंक्लूजन भी लिखना होता है क्वेश्चन के अंदर, आप ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाँ जी अल्टरेशन करने के क्या नुकसान है। लेंथी है थोड़ा चैप्टर बट इजी है ना, क्योंकि चीजें आपसे बहुत ज्यादा फेमिलराइज है, राइट। तो यहाँ पे 4th पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हमारी लिमिटेशंस ऑन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद डिफरेंस करेंगे। चलो तो सबसे पहले आ जाता है लिमिटेशन के ऊपर पॉइंट। लिमिटेशन क्या होती है भाई, कमियां, कि इसके चेंज करने से क्या कमी आ रही है, सिंपल सी बात है, सबसे सहमति लेनी पड़ेगी, सबसे बड़ा तो काम यही है। बोर्ड ऑफ मीटिंग का टाइम जो किसी अदर एक्टिविटी में लग सकता था, अब वो इन कामों में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम स्पेंडिंग भी हो रही है। और दूसरा मेन अगर मुझे लगा, जो कि मैंने रीड आउट किया था, तब वहां पे सबसे बड़ा काम यही है कि सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, सबके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, इतना ज्यादा एक्सपेंसिस फिर होने वाला है। जनरल मीटिंग अटेंड करेंगे, 75% हम वोटिंग पावर लेनी है, एक तरफ की हाँ जी हाँ हाँ कर दीजिए तुम लोग, राइट।
तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, लीगल बाउंड्री जिसे हम कह सकते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस जिसे हम कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने बोली है, कंपनी एक्ट में बोली है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में भी एक्सप्लेन की गई है कि हाँ जी ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर आपको कोई अल्ट्रेशन करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपको किसी भी तरह का कंपनी एक्ट के रूल रेगुलेशन को कॉन्ट्राडिक्ट ना किया हो, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी तरह का अकाउंट को ब्रीच किया है, किसी भी प्रोविजन को आपने ब्रीच किया है, तो कहीं ना कहीं वो सारा की अल्ट्रेशन आपके लिए इनवैलिड हो जाएगी, परमिशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरा आपका जो अल्ट्रेशन होने वाली है ना वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मींस की ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि जो एमओए के अपोजिट हो या फिर आपकी कंपनी एक्ट के अपोजिट हो। और भाई अब आप करना चाह रहे हो कुछ और इसके अपोजिट है तो आप तो कर ही नहीं सकते ये चीजें, है ना। तो ये मस्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट, मस्ट ऑलवेज अलाइन विद द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी एंगेज है अपनी आईटी सेक्टर के अंदर, आर्टिकल कांट बी अलाउ इट एंगेज इन द रियल एस्टेट। आर्टिकल ये नहीं कह सकता, मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं हो सकता कि हाँ जी हमारा बिजनेस तो रियल एस्टेट में चलने वाला है, हम रियल एस्टेट में काम करने वाले, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। एमओए कह रहा है कि भाई आईटी सेक्टर में काम करना है, तुम रियल एस्टेट में कैसे कर सकते हो, अपोजिट नहीं हो सकता, पहले ही बोला है। या फिर ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप ऐसी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते जिससे कि पब्लिक के इंटरेस्ट या फिर माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दबाने की बारे में बात की जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि उनके अपोजिट जा रही है। जैसे कि होता है ना कि कंपनी के अंदर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है, वो अपने मनमर्जी के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, और जो कि सरासर गलत है। भाई पैसा तो इनका भी लगा हुआ है। माइनॉरिटी क्या होता है, जिनका कम शेयर होते हैं किसी कहीं एरिया में, है ना। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, आप कोई भी ऐसा रूल, ऐसा अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं जो कि आपकी पब्लिक, जो कि आपके माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है उनके अपोजिट हो, या फिर उनके लिए ठीक ना हो, है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं करना आपको, ऐसे अलाउड भी नहीं है। नेक्स्ट है अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी। सबसे 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 मेन पॉइंट कि आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करने की जरूरत है और आपको अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हुज अथॉरिटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर इन्होंने हाँ कर दिया तो चेंजेस होंगे, अगर इन्होंने किसी भी पॉइंट पे इन्होंने मना कर दिया तो आपको दोबारा से फिर अल्ट्रेशन की प्रोसेस को जाना पड़ेगा। सो सिंपल। ओके जी, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है जो कोर्ट ने इम्पोज की गई है, क्या है कि देखो ये तो थे ऊपर जो हमने पढ़ा, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कानूनी तौर पर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात की जा रही है आपकी मोरल एथिक्स के बारे में। ठीक है, कि आप जो भी अल्ट्रेशन करेंगे ऐसा नहीं है कि कंपनी के बेनिफिट ही के लिए हो, कंपनी के खुद के पर्सनल प्रॉफिट के, जो टॉप मैनेजर है अपने खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए करें, नहीं, उसे सबको लेकर चलना है। जो भी चेंज कर रहे हैं वो सबको लेकर चलेगा। ये नहीं है कि ऐसी चेंजेस लेके आ रहे, दिखाई कुछ दे रहे, कर कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। समझ में आया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रेशन मस्ट बी इन गुड फेथ, गुड फेथ में होगा, एंड फॉर द कंपनी बेनिफिट, कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप इंटरनली इसको पढ़ लेना, जो मैं आपको समझा रही हूँ ना ये उसी वही चीजें अंदर लिखी हुई, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है हर एक चीज का। ठीक है, मस्ट बी रिस्पेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। अब यहाँ पे एक कंपनी है, दूसरी तरफ मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है, ये लीगल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में ये हुआ था कि हाँ जी हम आपको क्या करने वाले हैं, 5% फिक्स रेट के ऊपर, हम जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड मिलता है, हर इंटरवल के ऊपर मिलेगा, 5% मिलेगा। भाई कंपनी दे ही नहीं रही है 5% इनको रेगुलर बेसिस पे, कह रही है अब की बार नहीं है, नेक्स्ट टाइम, अब की बार नहीं, नेक्स्ट टाइम, ऐसे करते करते 2 साल हो गए हैं। तो सरासर गलत है कि आपको अपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था उसके ऊपर टिके रहना है, ये नहीं है कि अपने हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूंगी, कोई कंपनी का जो मेन टॉप मैनेजर है, 3-4 मैनेजर है, वो मान लीजिए इलेक्शंस में जाना चाह रही है। ठीक है, तो इलेक्शन के लिए तो भाई अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा उनको,
पैसे लगाने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी सैलरी रोके हुई है, उनके डिविडेंड रोका हुआ है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को वो ब्रेक नहीं करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करना है कि टाइमली उनको पेमेंट देनी है, ठीक है। किसी भी तरीके के अगर ऐसा कर रहे हैं इस तरीके से लिए, अगर ये कहे ना मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इस तरीके से के लिए चेंज कर रहे हैं, तो सरासर नहीं होने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाता है मस्ट नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाए, जैसे कि इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर द अफेक्ट द एम्प्लॉय राइट, आप इस तरीके से अल्टर करना चाह रहे हैं जिसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट है उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन उनकी ड्यूटीज बढ़ा रही है, तो गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। फॉर और द डिस्क्रिमिनेट द अनफेयर एंड द कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन, कोर्ट उसको परमिशन ही नहीं देगी भाई, रोक देगी। समझ में आया? चलो, तो ये थे भाई लिमिटेशंस जो कि आपके स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन से और आपके जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन से, आई होप दोनों को समझ में आ गया कि ये तो रूल रेगुलेशन लीगली थे और ये एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बात आ जाती है जब कंपनी ना एग्जिस्टेंस में आती है और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी करती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करती है, जितनी भी वो परफॉर्मेंस करती है। अब देखो, मेरे बिजनेस को आगे और रन अप करने के लिए मैंने क्या किया, पैसा रेज किया, मैंने क्या किया, मशीनरी ली, मैंने क्या किया, कंप्यूटर लिए, मैंने क्या किया, मेरे क्रेडिटर भी क्रिएट हो गए, तो उनके साथ मेरा क्या हो गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं हो गया कि इन फ्यूचर में कंपनी इनको पेमेंट करेगी, हो गया नहीं हो गया, कहते बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे यही बात की गई है कौन कौन से लीगल फैक्टर्स है जो कि आपको बाइंडिंग करते हैं, मीन्स कि आपको बाउंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मीन्स कि कंपनी को बाउंड करते हैं कि आप किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोथ आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आवर कंपनी, कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वेयर द बेसिक, जहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या एक्सप्लेन करता है, इंपॉर्टेंट किसके लिए है, फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी बन क्यों रही है भाई, वो बताना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, विटल है, किस चीज के लिए, वाइटल है, किस चीज के लिए, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, कि हाँ इंटरनल कैसे काम होगा। बट बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर नॉट अफेक्टेड अंटिल दे आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, भाई जब तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई ये डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएंगे कंपनी के, भाई इसको सबमिट करो फिर कंपनी इसके हिसाब से चलेगी ना। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव अ बाइंडिंग लीगल इफेक्ट्स, किस किस के रिगार्डिंग, भाई मेंबर के रिगार्डिंग, डायरेक्टर के रिगार्डिंग, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, या फिर किसी कोई डिस्प्यूट्स हो जाए तो उनके रिगार्डिंग। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को देखते हैं कि जो कंपनी होती है अपने मेंबर्स के लिए किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं काफी देर से इस एक पॉइंट को, एग्जाम्पल को समझा रही हूँ, अब कहीं ना कहीं ये इसको हेल्प करेगा इस सब चीजों को समझाने में, कि देखो जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा रेज करती है ना, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ घोटाले ना यही होती है, कंपनी पैसा तो रेज कर लेती है, अब जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि हाँ जी आपके पैसे का यूज यहाँ होगा, बट कंपनी वहां करती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास प्रॉपर राइट है, मेंबर्स हैं उनके पास प्रॉपर राइट है कि उनके पास जो राइट, जो उनके पास जो भी उनका जो पैसा था जिस पर्पज के लिए यूज होना था वो वहां नहीं हो रहा है, तो उस टाइम वो कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट का, इवन मैं कहूँ कि उनके फंड का अलग जगह प्रयोग हो रहा है। तो देखो क्या लिखा, बोथ MOA एंड AOA आर द लीगली बाइंडिंग ऑन द ऑल द शेयर होल्डर। The company also is the bound by the provision of the article to its member. If the company does an act which is against the provision of the memorandum of association and article which damage the interest and the right of any members, the member is entitled to sue on the company. कंपनी के ऊपर क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, और फिर कंपनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ जी आंसर देना पड़ेगा कि हाँ ऐसा, भाई आपके शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि मान लो आपने इनको सैलरी नहीं दी, आपको इन्होंने कमीशन नहीं दिया, आपने इनको क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, आप इनके पैसे को कहीं और यूज कर रहे हो, अगर किसी ने भी केस कर दिया कंपनी के ऊपर तो कंपनी को उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। समझ में आया? आंसरेबल कौन होगा, कंपनी होगी। एनी शेयर होल्डर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर द स्टॉपिंग
it to do anything which is to be ultra virus। मीन्स कि अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट आएगा कभी, कहेंगे अभी नहीं समझाया, मैं वैसे थोड़ा बता देती हूँ। जब कंपनी अपनी बाउंड्री से बाहर होकर जब काम करती है ना, ऐसी एक्टिविटीज को अल्ट्रा वायरस कहते हैं। ठीक है, कि आप अपनी बाउंड्री से बाहर होकर काम कर रहे हैं और कोर्ट में केस किया है, तो कोर्ट ये कहती है कि भाई आगे से इस तरीके की एक्टिविटी मत कीजिए, इस तरीके की एक्टिविटी आप स्टॉप कर दीजिए। समझ में आया? समझ में आया। इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में कि कोई भी किसी भी टाइम मुकर सकता है फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है? डायरेक्टर जितनी मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पे बताया कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम क्यों, एक सेकेंड मैं अभी बताती हूँ, हमने यहाँ देखा था अपॉइंटमेंट और द पावर ऑफ डायरेक्टर। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो कंटेंट था, सब्जेक्ट मैटर था, हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। ये भी इसमें मेंशन होता है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो डायरेक्टर है उसकी क्या लायबिलिटी होने वाली है, क्या ड्यूटी होने वाली है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्या पोजीशन होने वाली है, कितना रेम्युनरेशन मिलेगा, हर एक चीज लिखा होता है। डायरेक्टर कभी भी अपनी पावर से हटकर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और उसको बोला है ना कि आप कंपनी के अंदर जैसे कि कांट बी टेक द लोन अबव द 10 करोड़, कि आप 10 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। तो डायरेक्टर्स क्या नहीं कर सकता, 20 करोड़ का लोन या फिर 10 करोड़ से ऊपर का लोन अप्रूव भी नहीं कर सकता। कि हाँ, अगर कंपनी के अंदर कोई पर्सन ले रहा है कंपनी के नाम पर, तो अप्रूवल नहीं देना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी बनती है कि भाई हर डॉक्यूमेंट को बिल्कुल चेकआउट करके ही साइन करें। कंपनीज एंड द आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब कौन है भाई? थर्ड पार्टी जो बाहर है, कंपनी के इंटरनली मेन काम वर्किंग नहीं है, बाहर वाली काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंपनी के साथ कंपनी का कोई रिलेशन होगा? कहते कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है ऐसे के साथ। भाई ऐसा क्यों? भाई अगर कंपनी उनके साथ एक्सटर्नल के साथ भी एज ए मानने लगी, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, इवन वो कंपनी के मेंबर नहीं है, तो भाई जिसका मन करेगा वही कोर्ट केस करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तो कोर्ट के अंदर जो रेड हेयरिंग वाला सिस्टम होता है ना, वो मतलब केस के ऊपर केस, केस के ऊपर केस, केस के ऊपर ऐसे हजारों केस हो जाएंगे। भाई इसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? समझ में आ रहा है? तो जितने भी आउटसाइडर होते हैं, थर्ड पार्टी होती है जो कि कंपनी के मेंबर नहीं है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि हाँ आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप आपको दिखाया गया है। नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सप्लायर हो गया, लेंडर हो गया, कस्टमर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ही मतलब ये इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि एओए डज नॉट बाइंड आउटसाइडर। आउटसाइडर के साथ किए गए कॉन्टेक्स्ट के साथ या फिर कोई लेन देन के साथ कैसा हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं। आप इंटरनली मेंबर के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आउटसाइडर के साथ नहीं बनती। नेक्स्ट कहते हैं कि मेंबर वर्सेस मेंबर डिस्प्यूट्स। अरे वाह, कितना ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना इस बात को कि मेंबर वर्सेस मेंबर डिस्प्यूट्स। पता है क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा था, कंपनी गलत कर रही थी, इन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया। क्या कोई मेंबर आपस में केस कर सकता है? नहीं कर सकता। वही फिर बात आ जाती है, ऐसे फिर केस के ऊपर केस के ऊपर केस आने लग जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द शेयर होल्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, झगड़ा मतलब कोई भी बात हो रही है, ठीक है, कोर्ट कैन एनफोर्स द एओए रूल। कोर्ट ये कहेगी कि हाँ जी एओए के रूल को फॉलो करें। नो मेंबर इज अलाउड टू sue अनदर डायरेक्टली फॉर एनी wrong डन टू द कंपनी और टू रिकवर एनी मनी अलाइन टू द ड्यू टू द कंपनी। पता है क्या कह रहे हैं? किसी भी मेंबर्स को अलाउड नहीं है कि वहां डायरेक्टली किसी के ऊपर कंपनी के अंदर आपस में गलत करने पर वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। ऐसा कोई अलाउड नहीं है। ठीक है, मेंबर्स को अलाउड नहीं है। इन सच ए सिचुएशन ओनली द कंपनी हैज अ राइट टू बी सू। कंपनी को राइट है कि हाँ किसी मेंबर के ऊपर केस कर सकते हैं, बट आपस में मेंबर नहीं कर सकते भाई। इफ द कंपनी इज बीइंग वाइंड अप, अगर कंपनी खत्म हो जाती है, बंद हो गई है, क्लोज हो गई, सारी ट्रांजेक्शन अब नहीं करती, कंपनी के नाम पे नहीं होती, सूट कैन बी फाइल्ड बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो उस दौरान जब कंपनी बंद होती है ना, तो एक स्पेशल लिक्विडेटर होता है। लिक्विडेटर होता है जो कंपनी को लिक्विडेट करने का काम करते हैं, खत्म करने के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ना स्पेशल पर्सन बुलाए जाते हैं। वो वाइंडिंग अप के टाइम ना क्या होगा, कंपनी के बेस पर लिक्विडेटर मेंबर्स के ऊपर कर सकते हैं, बट आप नॉर्मल मेंबर के ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, इफ द शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट फॉर द कॉल, ओनली द कंपनी कैन शो
हिम बिकॉज इफ ऑल द मेंबर्स कैन द शू द डिफॉल्टर, अगर सारे के सारे मेंबर, मतलब मान लो जो मेरी कंपनी के अंदर 1000 मेंबर है, उसमें से 500 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पैसा नहीं दिया कंपनी के, तो लिक्विडेटर इन 500 के ऊपर केस दर्ज कर सकता है। किसके बेस पे? कंपनी के बेस पर। क्या 1000 व्यक्ति केस दर्ज करेंगे इन 500 के नाम पे? तो भाई ऐसे तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ द केसेस आ जाएंगे और कंपनी के अंदर बिल्कुल मतलब कोर्ट के अंदर बिल्कुल तहस नहस वाला काम सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसा तो इसलिए अलाउड नहीं है कि मेंबर्स के ऊपर केस कर सके, बट हाँ कंपनी मेंबर्स के ऊपर कर सकती है, फिर कंपनी के बेसिस पे लिक्विडेटर मेंबर के ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, समरी वही बात अब रीड करना, जिससे कि पूरी चैप्टर मतलब जो टॉपिक है पार्ट 4 जो है हमारा, ये समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या किया है? लिमिटेशन डिस्कस की है, बाइंडिंग फोर्सेस डिस्कस की है। क्या इतना समझ में आया आपको? बिल्कुल आया होगा समझ में। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन मैं ये कहूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखने को मिलेगा, रिपीटेड आएगा ये क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करेंगे ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में जो डिफरेंस है, और साथ ही साथ जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके ये कहते हैं ना कि आप ये कहेंगे कि मैम आप इसकी डेफिनेशन, आपका मीनिंग, इसको बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन होता है और बच्चों को ये बोला जाता है डांस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? कि आप एक ही स्टेप को बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो आपके माइंड में ऐसे फिट हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट आएगा तो मुझे ये स्टेप करना है, मुझे ये पॉइंट करना है तो ये स्टेप करना है। तो इसी तरीके से आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब तक आप चीज़ों को बार बार रीड नहीं करेंगे, बार बार समझेंगे नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहता है? देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? देखो दोनों के दोनों क्या है? प्रिंसिपल के सॉरी कंपनी के क्या है? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, और दोनों के दोनों की रिक्वायरमेंट होती है हमें आरओसी के पास सबमिट करवाने की। आरओसी इन द सेंस मींस की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करवानी होती है। कब करवानी पड़ती है? हम कंपनी इन डॉक्यूमेंट को रीड करके ही आपको क्या देने वाली है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देने वाली है इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करके। बट एक कंपनी ऐसी थी जिसको क्या नहीं जरूरत थी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं थी। पहले इनका मतलब समझते। देखो आर्टिकल, मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है। चार्टर्ड का मतलब समझाया था ना, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी चीजें डिस्क्राइब की गई है, जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है, हाँ जी, कंपनी का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस लिए बन रही है, व्हाई द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। देन नेक्स्ट क्या है? कंपनी का रिलेशनशिप क्या है भाई आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड इन द सेंस इसके एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मेमोरेंडम के अंदर जो रिलेशंस होने वाले हैं ना, वो आपके एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ होने वाले हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स के होने वाले हैं। और ये आपको एक दायरा बताती है कि हाँ जी कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव आपने रखा है उसको किस तरीके से मुझे अचीव करना है, और जो आपके जो रिलेशनशिप है ना मेंबर, इंटरनल जो मेंबर्स होते हैं, इंटरनल जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। मीन्स कि मेरे डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करने, मेरे मेंबर से पैसा रेज कैसे करना है, मीन्स कि मेरे को जो डिविडेंड है, मेरे को जो रिजर्व है, वो मतलब इंटरनली जो वर्किंग होती है, डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है, डे टू डे जो ऑपरेशन हमें करने होते हैं, इवन कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको कैसे मुझे शॉर्ट आउट करना है, ये एक्सप्लेनेशन हमें कौन देता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरनल मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या इन दोनों का पहले ये बताओ मुझे मतलब समझ में है? कहेंगे मैम इतनी देर से हम यही रीड करते आ रहे हैं। समझ में आएगा क्योंकि हमारी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट चली हुई है। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक ये सारा का सारा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, तो अभी समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलो सीधा पहुंचते हैं डिफरेंस के ऊपर, फटाफट कर देते हैं इस चैप्टर को भी फिनिश। इधर साइड है मेमोरेंडम और इधर साइड है मेमोरेंडम और इधर साइड है आर्टिकल। देखो क्या लिखा, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है
ये चार्टर है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, पावर एंड रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बट यहाँ पे क्या है कि इंटरनल रूल रेगुलेशन बताता है, ये रूल बुक है कि क्या काम कैसे करना है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट समथिंग वटएवर। पर्पस क्या होता है, ये स्पेसिफिक पर्पस इसका यही होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। देखो मेमोरेंडम सभी कंपनी के लिए जरूरी होता है, बट आर्टिकल सभी के लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेमोरेंडम में ये बताते हैं कि भाई कंपनी बन क्यों रही है, वाई, और इसको वाई को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंटरनल वर्किंग करने के लिए हमारे पास एओए है। कंटेंट के बारे में अगर बात की जाए, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की जाए, इसकी डॉक्यूमेंट में क्या चीज लिखी होती है, इसके अंदर 6 क्लॉज है। नेम का कि कंपनी का नाम क्या है, ऑफिस का, कंपनी का प्लेस का है जहाँ पे वर्किंग हो रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी के अंदर कैपिटल कितनी है, और जो सब्सक्रिप्शन किया हुआ है जिन लोगों ने उसे उनकी सहमति, कंसेंट, ये चीजें होती है। नेक्स्ट क्या है, इनके अंदर कंटेंट क्या होता है, भाई इसके अंदर तो सारी ही डिटेल होती है, डायरेक्टर के रिगार्डिंग, मैनेजर के रिगार्डिंग, मीटिंग के रिगार्डिंग, डिविडेंड के रिगार्डिंग, रिजर्व के रिगार्डिंग, शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, वोटिंग राइट के, मतलब जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया ऊपर सारा होता है। अल्टरेशन के बारे में बात की जाए, देखो अल्टर दोनों को कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम को करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कहते हैं कि ज्यादा फॉर्मेलिटीज इसके अंदर करनी पड़ती है, ज्यादा हाई लेवल की अथॉरिटी के साथ हमें क्या करनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, रिक्वायर द स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे अल्टर इजिली हो सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, बट इतनी ज्यादा बड़ी अथॉरिटी से हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना इतने ज्यादा फॉर्म फिल करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या था, MGT 14 को फिल करना होता था, बट यहाँ पे MGT 14 को भी फिल करना होता था, और आपको INC 22, 23, 28, 25 इनको सबको फिल करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। बाइंडिंग नेचर की अगर बारे में बात की जाए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके साथ रिलेशन करता है, देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, एक्सटर्नल के साथ करता है, आउटसाइडर है तो यहाँ पे एक्सटर्नल ही है, आउटसाइडर्स या फिर मैं कहूँ स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे क्या है, इंटरनली के साथ क्या करता है, इंटरनली के साथ क्या होती है, बाइंडिंग होती है। समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल है। रिलेशनशिप किसके साथ डिफाइन किया गया है, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल है, यहाँ पे आपके कंपनी के मेंबर है और डायरेक्टर्स है, ठीक है। ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, ये सेक्शन 4 है, यहाँ पे सेक्शन 5 है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन ज्यादा जरूरी होता है, बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि कंपनी के अंदर मेमोरेंडम बहुत सभी कंपनी के लिए जरूरी होता है, बट आर्टिकल सभी के लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है। टेबल ऐप को अडॉप्ट किया जा सकता है उसके बदले में, जो कि कौन थी हमने डिस्कस किया, जल्दी से रिकॉल करो, कि पब्लिक लिमिटेड बाय द शेयर्स। देखो मैं आपको शो भी करती है, हमने चीजें हमने डिस्कस कर रखी है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ डिस्कस की कि ऑब्लिगेशन किस किस के लिए है, रजिस्ट्रार यहाँ पे पब्लिक कंपनी थी, लिमिटेड बाय शेयर इसके लिए जरूरी नहीं है, हमें टेबल ऐप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, बट बाकी सभी कंपनीज के लिए हमें जरूरी है कि हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट के बारे में बात की जाए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक्ट है बियॉन्ड द MOA आर अल्ट्रा वायरस एंड देयर इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। कहने का मतलब पता है क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एक्टिविटी आपने कंपनी की लिमिट से बाहर कर दी तो उसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। किसके अंदर, MOA के अंदर। और इसको अल्टर करना, इसको रेक्टिफाई करना या फिर इसको एक्सेप्टेंस करना कंपनी के भी मतलब अलाउड नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते। बट अगर MOA के अंदर के जो रूल रेगुलेशन है वो उससे बाहर रहकर आपने कोई काम कर दिया, अगर मेंबर्स उसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं, रेक्टिफाई दे देते हैं, तो उसके अंदर कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं होती, बट यहाँ पर इश्यू हो जाती है कि आपको हैवी पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। प्रायोरिटी इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी तरीके की झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, तो आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मींस कि किसकी बात को ज्यादा मानेंगे, भाई MOA को मानोगे, AOA को उसके बाद मानोगे, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट है ना भाई, ये तो सपोर्टिव पर्सन है ना। अप्रूवल अथॉरिटी की अगर बारे में बात की जाए, यहाँ पे अप्रूवल अथॉरिटी कौन है, ट्रिब्यूनल है, ROC है, गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे तो भाई सबसे ज्यादा क्या है, शेयर होल्डर्स के बारे में बात की जाती है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की जाए, सभी कंपनी के ऊपर सभी को रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे सभी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स को छोड़ के बाकी सभी को रिक्वायरमेंट होगी। प्राइवेट होगी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी विद द शेयर, नॉन शेयर्स, ये सारे हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिलिंग विद द ROC, ROC के पास फिलिंग क्या की जाती है, एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं,
ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि ओनली इफ द कंपनी इज ड्राफ्ट इट्स ओवन एओए, अगर एओए करेगी तो ठीक है, अदरवाइज को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सभी कंपनी के लिए है, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम तो सबको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मेरे को कंपनी कैन मैन्युफैक्चरर एंड द सेल द इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, एमओए के अंदर ने एमओए ने बोला कि हम भाई कंपनी हमारी किस चीज में है कि मैन्युफैक्चर करेगी, सेल करेगी इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी गुड्स होने वाली उनके बारे। एओए की बता देगा कि मीटिंग शुड बी हैव एवरी क्वार्टर विद 7 डे, मीन्स कि कब हमारी मीटिंग होने वाली है, 7 दिन के अंदर होने वाली है। नोटिस कितना दिन का देना चाहिए, वैसे हमारा 21 डेज का नोटिस होता है जब हमें अल्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है। मेंबर्स की जो कैपिटल होल्डिंग है वो कितनी होगी, डायरेक्टर्स के राइट कितने होंगे, और जो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आप बचा कर रखेंगे और कितना आप बांटेंगे एज अ डिविडेंड। ये इंटरनली वर्किंग बताते हैं, बट ये बताते हैं कि हाँ जी कंपनी का काम क्या है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट के साथ साथ हमारा ये कंप्लीट चैप्टर, जिसके अंदर हमने पूरे पार्ट डिस्कस किए हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद फॉर्म एंड लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंटेंट आपका, देन उसके बाद अल्टरेशंस, लीगल एंड प्रोसीजर जो आपके थे, देन उसके बाद हमने लिमिटेशंस एंड बाइंडिंग फोर्सेस, कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है हमने, ठीक है। सो उम्मीद करेंगे जो लेक्चर्स की जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, एनसीएलटी का करेंगे या फिर प्रोस्पेक्टस का करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हम सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स की सीरीज है, बट हाँ करेंगे पूरा, ठीक है। टाइम लगेगा बट हाँ इन डेप्थ में हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट में सबको मिल जाएगी। लिंक सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में है, कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट का भी है, और अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर टीम का है, टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके डाउट और बाकी अदर बच्चों के डाउट हो सकते हैं, तो क्या पता आपके डाउट से बाकी सबके सोल्यूशन हो जाए, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना,